नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसंपर्क में आप सभी का स्वागत। उत्तराखंड 23 वर्षों का राज्य बड़े संघर्षों के साथ, बड़ी कुर्बानी के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। विपक्ष में कोई रहे वह सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाता है, भ्रष्टाचार को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, पलायन न रुकने को लेकर के। लेकिन जब सत्ता पे बैठे हुए सरकार के लोग सरकार पे आरोप लगाते, ये आप मान के चलिए कि कहीं न कहीं गड़बड़ है और उस गड़बड़ को दूर करने की जरूरत है। विनोद चंद्र भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मेयर भी रहे हैं, अच्छी शख्सियत है, मंत्री पद के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अभी उन्होंने स्मार्ट सिटी को लेकर के आरोप लगाए कि नियमानुसार कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई का मतलब कोई निर्माण कार्य नहीं। इसके पहले आपको बता दें, दास ने भी स्मार्ट सिटी के हो रहा है, वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर काम सही नहीं हो रहा है तो आप थ्रू चैनल उस बात को रख सकते हो, अगर आप सत्ता के नुमाइंदे। विपक्ष तो आरोप लगाता है, लेकिन अगर आपके ही लोग आरोप लगा रहे हैं तो फिर चर्चा का विषय बनता है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, उसके साथ उस दुख भरी विषय पर भी चर्चा करेंगे जो उत्तरकाशी में 41 श्रमिक अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई। पूरा प्रदेश क्या पूरा देश खुशखबरी की इंतजार में है कि कब वहां से खुशी आती है और खुशी का संदेश आता है कि हमारे 41 श्रमिक सकुशल बाहर आ। उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नवीन प्रसादी जी। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में रवि शरण जी। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है। और इन दोनों के साथ वरिष्ठ पत्रकार, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उत्तराखंड की नब्ज को समझने वाले, और जो आदमी इनको जानता है वो जानता है कि उत्तराखंड की हर छोटी सी बड़ी चीज और से लेकर के बड़ी चीज पर जमीनी रूप से जो हकीकत होती है उसे बयां करने में पीछे नहीं हटते। वरिष्ठ पत्रकार मनोज इस्टवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी के पास ही चलूंगा, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से मनोज जी बिना सत्ता और विपक्ष और सत्ता के पक्ष के और विपक्ष के नजर से देखे ईमानदारी से इस बात को बताएंगे कि 23 वर्षों में मनोज जी राज्य बने, बड़े संघर्ष। 90 का दशक था, आपने भी देखा होगा। उस समय हम लोग बच्चे थे तो आपने भी उस संघर्ष को देखा होगा, जब औरतें सुबह का खाना बनाती थी, बच्चों को गोद में बांधती थी और लेकर के पहाड़ की लड़ाई लड़ती थी। और सबसे ज्यादा मातृशक्तियों ने संघर्ष किया और सबसे ज्यादा उस संघर्ष उन्हीं का नुकसान। राज्य मिला तो खुशखबरी भी आई, 2000 में खुशखबरी आई, 9 नवंबर को हमने अपना राज्य मिला। 23 वर्ष होने के बाद हम जब इस विषय पे चर्चा करने बैठते हैं कि राज्य बनने के बाद जिन मूलभूत सुविधाओं के लिए, व्यवस्थाओं के लिए हम मांग कर रहे थे इस राज्य का, वह व्यवस्थाएं आज कहाँ नदारत, और अगर नदारत है तो किसकी गलती। तो मनोज जी, एक सत्ता पक्ष के विधायक ने स्मार्ट सिटी को लेकर आरोप किया। आप भी शहर में घूमते हैं, हम भी शहर में घूमते हैं। देहरादून की स्थिति आप भी अच्छी तरह से समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी और रवि शरण जी हो सकता है कि दूसरे नजर से बताएं, लेकिन हम लोग तो ये समझ सकते हैं कि जब हम सड़क पे चलते हैं तो यह दौर होता है कि हम सोचते हैं कि अगला चौक की जल्दी आए, हम दाहिने बाएं काट करके इस भीड़ से बचें। तो क्या जो स्मार्ट सिटी पे आरोप लगा है उसमें सत्यता नजर आती है मनोज जी? प्रश्न कई सालों के विकास का ले लेंगे, वर्तमान का ले, मुझे लगता है कि कई साल के विकास को लेकर चल रहे हैं जी। तो जिस दृष्टिकोण से पहाड़ की मानसिकता के साथ उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए पहाड़ वासियों ने संकल्प किया, वो पहाड़ खाली हो चुके हैं। वहां पलायन इतना जबरदस्त हो गया है कि गांव के गांव खाली हो गए। अपने भालू, बंदर और बाघों का साम्राज्य घरों घरों तक पहुंच गया। ये तो रही पहाड़ की मनोदशा।
रही स्मार्ट सिटी के रूप में एक विकास के प्रारूप। यकीनन सड़कों पे काफी कुछ बदलाव आया है। पहले हम जो मैं बेसिकली पौड़ी का निवासी हूँ, मैं देहरादून आना था तो सुबह चले वहां पे शाम तक पहुंचे, कुछ घंटे कम हुए। लेकिन स्मार्ट सिटी की दौर में राजधानी की बात करूंगा, राजधानी में इतने साल रहने के बाद इस बार मेरी L4 और L5 कमर बाइक खड्डे में घुसने से, बसने से, लगातार चलने से L4 L5 कमर की रीढ़ की हड्डी पे फर्क आया है और लगातार बेल्ट पहनकर चल रहा हूं। ये विकास है। जिस दृष्टिकोण को देखकर हम ये सोचते थे कि सपने थे कि हाँ सर प्रदेश में ये होगा, प्रदेश में वो होगा, विकास हुआ है। लेकिन अंधे विकास में और विकास में अंतर, अनियंत्रित विकास और विकास में अंतर। अब ये लगा लीजिएगा क्या मजबूरी होगी कि मुख्यमंत्री जी को ये वक्तव्य देना पड़ा कि 30 तारीख डेडलाइन है, सड़कें सुधार लीजिए वरना आपको सस्पेंड कर। मनोज जी, हमको याद है कि पहले भी मुख्यमंत्री, अगर मैं नाम लूं तो त्रिवेंद्र जी ने भी कहा था कि सड़कों का सुधार नहीं किया गया तो उस एरिया के इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। तब का दौर था और आज भारतीय जनता पार्टी के 7 साल के बाद फिर उन्हीं की सरकार के मुख्यमंत्री ने ये वक्तव्य दिया गया है। तो क्या लगता है कि ये जो अधिकारी हैं उन्हें इस चीज का डर है कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी? मुझे तो कभी कभी हंसी आती है। महाराज जी को देखता हूँ, इतना बड़ा आवा मंडल, इतना बड़ा कद, कई बार देखता हूँ मीटिंगों में उनको झल्लाते हुए, चिल्लाते हुए, सस्पेंड करने की बात तो करते हुए, लेकिन डाकैती को परोसने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे बीजेपी मानसिकता का पत्रकार, मानसिकता विकास को ढूंढती है, किसी पार्टी विशेष को नहीं, कोई भी आम आदमी हो। एक पत्रकार के दृष्टिकोण से लेकर अगर देखा जाए तो सच्चाई तो सामने आईने की तरह सबके आगे खड़ी है। और मैं अगर प्रशंसा के कि भाई शब्दों के साथ अलंकरण करूं तो आने वाले कल में मुझे भी जनता को जवाब देना होगा कि चौथा स्तंभ है। बहुत सही, तब से इस सारे को प्रकरण को लेके अगर आप चुनाव को देखते हुए 2-2.5 महीने में सड़कों को शुरुआत है, क्या उससे पहले जनता मरी हुई थी? आखिर मेयर गामा का कर्तव्य क्या था? चलिए सिर्फ टैक्स को सुनना। नवीन जी से सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं। नवीन जी, आपसे जब बातचीत होती है तो आपने तो वह दौर देखा है, अन्ना जी का दौर देखा है, और पहाड़ के लिए मैंने आपकी पीड़ा भी देखी है। आपको मैंने आम आदमी पार्टी में तड़पते हुए देखा, उसके बाद जब आप संतुष्ट भारतीय जनता पार्टी से, हकीकत में आपके अंदर मैंने वो पीड़ा देखी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, और अगर सरकार के ही लोग आरोप लगा रहे हैं, तो क्या वो दर्द अभी भी जिंदा है? हाँ, देखिए संजीव जी, आपने सही कहा कि 23 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए और जिस सपने के साथ उत्तराखंड का सपना देखा गया, सपना अभी पूरा नहीं हुआ, जिसके लिए हमारे शहीदों ने शहादत दी थी। इसमें कहने में कोई दो राय नहीं। सरकारें काफी आई, काफी गई, सबने अपने अपने हिसाब से सहयोग किया। विकास, वैज्ञानिक विकास भी हुआ और अवैज्ञानिक विकास भी हुआ। अवैज्ञानिक विकास ज्यादा हुआ, उसका खामियाजा हमने कहीं पुल टूटा, कहीं कुछ हुआ, ये देखते रहते। लेकिन पिछले कुछ दौर में आप ये कह सकते हैं कि अब जिस स्थिति में हम आए, कई मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता भी किसी पार्टी के साथ सिंक नहीं हो पाई थी और प्रयोग लगातार प्रयोग करते आई। बीच में फिर दलों के अंदर होती थी और मुख्यमंत्री को बदलने का भी काफी रहा। लेकिन पिछले कुछ टाइम में मैं ये देखता हूँ कि मैं अपनी सरकार का तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक स्थिरता जो आ रही है सरकार में, और जो विकास के नजरिए को देखने का दृष्टिकोण बदला है, उसमें अभूतपूर्व चेंज आया है। और जिस प्रकार से धामी जी प्रयास कर रहे हैं अपने हिसाब से, चाहे वो प्रधानमंत्री जी से लगातार मीटिंग को, चाहे वो उत्तराखंड के अधिकारियों को, एक आप देख सकते हैं कि कई बार उन्होंने जिस प्रकार से चेतावनी दी है, वो चेतावनी वास्तव में चेतावनी है, खाली पूरी चेतावनी नहीं है। और इस बीच में काफी IAS, IFS और IPS अधिकारियों पर सस्पेंड हुए, जेल के पीछे गए। तो ये बदलाव उत्तराखंड में आया है। और आज की स्थिति को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि जिस सपने को लेकर हम आगे चले, मैं भी उस
से लेकर नागचंद तक एक यात्रा चली। उस यात्रा में माननीय स्वर्गीय इंद्रमणि बडोली जी के साथ चला था और उसमें उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। वह हाथ आज भी मेरा झन्नाहट करता है और मुझे शायद इसी लगता है कि यहाँ पर छटपटाहट होती है हमें। और हम भी उत्तराखंड के लिए लगे हैं। और लेकिन सभी सरकारों का कर्तव्य होता है अपने अपने हिसाब से करें, लेकिन ईमानदारी अगर होती है, दृष्टिकोण विकास का होता है तो होता है। और जिस प्रकार से अभी विकास की बात आई, इस्टवाल जी काफी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी बार उनसे हमारी चर्चा और भी जगह हुई है। स्मार्ट सिटी एक बड़ा प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी कम समय में तो उसकी गति और जो विस्तार था वो काफी बड़ा था, गति काफी तेज थी। उसमें पूरे शहर का विकास जो हो रहा था, उसकी जो सड़कें, खासतौर पर आप सहसरा रोड ले लीजिए, हरिद्वार रोड ले लीजिए, काफी सारी सड़कें उसमें आई, काफी चौक चौराहे उसमें आए, उसका नवीनीकरण हुआ। आप चाहे परेड ग्राउंड को देख लीजिए, आज कितना बदल गया है। तो उसमें कहीं न कहीं थोड़ा सा समय में दिक्कत आती है। और जिन जिन विधायकों के क्षेत्र में हो सकता है शायद काम ना हुआ हो या कहीं पर कंपनियों को जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उन्होंने कोई कोताही बरती हो, तो उन्होंने उसको हाईलाइट करने का काम किया होगा ताकि वो काम सही हो। अब उन्होंने किस पैनल से, किस फोरम से किया, किस चैनल से किया, वो एक अलग बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे ही विधायक हैं वो सही बात कह रहे हैं तो वो सही बात है, चाहे बाहर से चाहे। लेकिन नवीन जी मैं आपके पास प्रश्न लेके आऊँ, उसका उत्तर चाहूंगा, प्रश्न छोड़ के जाता हूँ। ये कौन सा चैनल है कि आप न्यूज चैनल के थ्रू जाते हो और आप विधायक हो? इसका जवाब मैं लूंगा रविशरण जी। नो डाउट पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले कार्यकाल में मोदी जी के पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा। जहां पे हम 6 घंटे में जाते थे 4 घंटे में जा रहे हैं, आधुनिकतम की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या जो विकास का मॉडल है, हम जो विकास के मॉडल की परिकल्पना करते हैं, अगर हम दिल्ली के लिए करते हैं तो क्या वो उत्तराखंड के लिए भी सोच सकते हैं? और अगर सोचते हैं तो क्या अन्याय नहीं होगा? क्योंकि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां विपरीत है, हमारा संसाधन अलग है, हमारी कनेक्टिविटी अलग है। और ऐसी स्थिति में हम अगर दूसरे डेवलप्ड शहर की तरह, जहां पे सारी व्यवस्थाएं हैं, उसकी तरह अगर डेवलप करना चाह रहे हैं तो क्या अन्याय नहीं कर रहे हैं देहरादून या उत्तराखंड जैसे पहाड़ी प्रदेश के लिए? रविशरण जी, इसमें दो सवाल कि कुछ काम हो रहा है, जनता है पूरे देश में दिख रहा है। अब आते हैं पहाड़ प्रदेश की तरफ, तो पहाड़ में एक तरफ पहाड़ का विकास है, एक तरफ ये आपका ये सिटी। जहां तक बात करें हम उत्तराखंड की, जो दिख रहा है परिलक्षित सत्ता दल के प्रतिनिधि ने कहा, तो जो बेसिक बात है वहां पे जो सबसे बड़ी कमी नजर आ रही है वो आ रही है शासन और व्यवस्था। अब मैं इसको तारतम्य से, चुनाव के पहले 4 पुल गिरे, चुनाव के बाद कोट द्वारका पुल गिरा, 5 हो गए। उन 5 में शासन जो दल शासन कर रहा है उसने मंत्री छोड़ दीजिए, बड़े अधिकारी छोड़ दीजिए, मुझे उन 5 कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम बता दीजिए जिस पे कार्रवाई हुई हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका भ्रष्टाचार के बड़े आवरण के रूप अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से चीजें साफ साफ परिलक्षित नहीं हो रही और उसके पीछे यदा कदा आवाजें उठती रहती हैं, पहले भी उठी हैं, अभी भी उठी है। देहरादून का विकास तो इतना अठंडम है कि अगर किसी सड़क पे काम हो रहा है और वहां गड्ढे हैं तो उन गड्ढों को भरने की बजाय, आप देखिए मैं सड़कों के नाम गिना दूंगा, दीवारों पे पेंटिंग शुरू हो गई। तो कौन कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है? क्या गड्ढों मतलब सड़कों को समतल करना या सड़कों का काम आधा किसी और आधा किसी और का हो सकता है। मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा, मैं बिल्कुल सरकार के साथ हूं कि काम हो रहा है, लेकिन जिस बेतरतीबी से काम हो रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि साहब ये कुछ चीजों को खत्म करना चाहते हैं, मतलब जैसे तैसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सड़क हमारे घर के सामने की सड़क आधी बनी हुई है, आधी नहीं बनी है, और ये 8 दिन हो गए, अब दीवारों की पेंटिंग शुरू। तो भैया कौन कॉन्ट्रैक्टर था, किसको पैसा दिया, किसको आधा पैसा कम दिया जो एक तरफ की सड़क नहीं बनी है, और वो 3 लेयर में 3 तरफ है। मतलब अगर आप स्कूटर लेके जाए, स्कूटर वालों को तो और परेशानी है, तो आप जाएंगे फिर आप इधर चले जाएंगे, फिर आप इधर चले जाएंगे, और अगर वहां गाड़ियों की रेस है तो सोच लीजिए वहां क्या होगा। ये मैं कनाल रोड की बात कर रहा हूँ, जो चाहे आज के दिन जैसा चाहे चेक कर, ठीक है। मेरा कहना सिर्फ ये कि क्यों इस तरह कार्य किया जा रहा है जहां पे
आप उन चीजों को जिनको आप खुद कर रहे हैं, जो आपके लिए यूएसपी हैं, जनता के लिए अच्छे हैं, लेकिन आप इस तरह से दिखा रहे हैं। आपका अभी बात नहीं आया कि मंत्री अपने यहाँ डांट रहे हैं लोगों को, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा में बुला के लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है। चल क्या रहा है, प्रशासन जो दल शासन कर रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है इस पे कम से कम एक पत्र रखने का कि साहब हो क्या रहा है। ठीक है मनोज जी, बड़ी अच्छी तरह से देहरादून में मैं आपको जितनी तरह से जानता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्षमता है हमारे शहरों की या हमारे पहाड़ की या हमारे प्रदेश की, उस क्षमता के अनुरूप मतलब जो वहां पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए वह तो ये कर दे रहे हैं, लेकिन जो मैन पावर जिस तरह से वहां की संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उस पर काबू नहीं किया जा रहा है या उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। इसलिए 100 आदमी की जगह पे कहते हैं एक कमरे में 4 आदमी को रहने की जगह पे 40 आदमी को ठूसा जा रहा है, जिससे स्वरूप बदल रहा है देहरादून जैसी जगहों का। सच्चाई है। लेकिन ये इतना कड़वा सच है जो आपने कह दिया है, एक की 100 गुना हो गया है। कभी बासमती की खुशबू घर घर तक पहुंचती थी जब फसल लहराती, खड़ी फसल। लीचियों की खुशबू बागों से महकती पूरा महक, एक महक यहाँ की फिजाएं इतनी गुलजार थी कि हाँ ऑक्सीजन पर्याप्त। देहरादून सिटी में आना होता नहीं लगता था कि हाँ बहुत प्यारा एक सेंट। आज गाड़ियां इतनी है कि पटरी के ऊपर चलने की जगह में गाड़ियां घुस जाती है और लगातार यहाँ एक जो रेला आ रहा है, चाहे वो मैदान से आ रहा है चाहे पहाड़ से आ रहा है, रेले में रेला बढ़ता जा रहा है। और आपको ताजुब होगा कि यहाँ की जो कैसी जमीन है वो सब माफियाओं द्वारा प्रोहिबिट करके बहुत बड़े बड़े आलिशान उस पर क्या कहते हैं कई मंजिला इमारतें खड़ी हो गई। कैसे हुई? कहीं ना कहीं यही वक्त तो है। आप मैन पावर की बात करें, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में देखिएगा अभी तक तो वो खुद अपना स्टाफ नहीं बढ़ा इतने बड़े प्रदेश को, क्योंकि अब वो अपना हिसाब से देखें या फिर पहले मंत्री समितियों को संतुष्ट करे या विधायकों को भी संतुष्ट करे। कभी कोई मुंह उठा देता है, कभी कोई मुंह उठा देता है, कभी कहीं से कुछ आवाज आती है। तो ये सारा सवाल तो ये माना जाए कि प्रेशर पॉलिटिक्स की शिकार हुआ है ये प्रदेश। हर आदमी राजनीतिक रूप से दबाव बनाकर मुखिया के ऊपर हावी होना चाहता है, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, जिसका नुकसान इस प्रदेश को हो रहा है। सच्चाई है कि अगर भाजपा का संगठन आरएसएस हुआ नहीं होता, मोदी जी का डंडा ऊपर से नहीं होता, तो यहाँ का विधायक आज जीत के आ रहा था वही मुख्यमंत्री। इस प्रदेश का दुर्भाग्य ये है कि इस प्रदेश को जनता की बिल्कुल चिंता नहीं है। जो विधायक यहाँ से जीत के आता है उसके 6 महीने के कोठी बन जाती है, बड़ी कोठी बन जाती है। कहाँ से आता है इतना पैसा? जो आदमी जिसके जेब खर्चे भी इधर उधर से चलते थे वो 6 महीने खड़ा कर देता है। कहाँ से कैसे होता है ये समझ से परे। लेकिन उसका नुकसान भी तो है, दोबारा जीतना उनके लिए जीतने के लाले पड़ जाते हैं। कौन से कितने विधायक हैं आपको मैं बता सकता हूँ, 60% एक आंकड़ा है, 60% से ज्यादा है दोबारा नहीं जीत पा रहे हैं। उसका कारण यही है, पहाड़ को भूल जा रहे हैं। लेकिन मोनोपोली तो है ना, संगठन जानता है ये बात कि दोबारा जीतेगा नहीं, उसको हटा देते हैं। जी, और ये भाजपा है बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं जिसको दल बोलते हैं, और ये जानता है जनता की नावत टटोलना जानता है। और इनको पता है कि ये अपनी हैसियत इनकी चुनाव लड़ने की नहीं है, इनकी हैसियत जीतने जिताने के लिए बड़े मुखोटे दिल्ली से आ जाते हैं। वही इसीलिए नुकसान हो रहा है तो इसीलिए हो रहा है कि जानते हैं सही बात है कि ऊपर से सब हाथ में जब तक केंद्र प्रदेशों को नापी चलाती रहेगी, प्रदेश के विकास में ये रोड़े आते रहेंगे। जितने भी एनएच देखिए, एक एनएच पे आप पहाड़ी का ठेकेदार बता दीजिए, कोई नहीं सब आप उसका सिरिक्यारा की बात कर देख लीजिएगा। सिरिक्यारा में
41 लोग फंसे पड़े हैं। जी अरे भैया, एक कंपनी का नुकसान में पूरा उत्तराखंड अपनी इलाज को प्रॉपर नहीं मना पाएगा, यार पता नहीं क्या होता, मानवीय संवेदना के नाम। जबकि हमारे गांव का एक प्रचलन है कि मेरे परिवार में कोई मर गया है तो पूरे गांव का कहने की पूरे गांव की दिवाली खत्म हो जाए, हमारी दिवाली खत्म हो, गांव तो पूरे प्रदेश की दिवाली पूरे इलाज मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको नहीं बोलते कैसे? सही बात। तो ये सारी चीजें भैया कब तक सहेगी जनता? चलिए पर नवीन जी, एक प्रश्न तो मैं आपके पास छोड़ा, दूसरे साथ में एक एडिशनल और चीज, आपने दिल्ली को भी देखा, कई प्रदेशों को आपने देखा, जिस तरह से पिछले दिनों क्या राज्य बनने के बाद, या देहरादून चाहे हल्द्वानी ले लीजिए, चाहे आप पहाड़ पे ही देख लीजिए, ये जो कंक्रीट शहर बनता चला जा रहा है, विशेषकर मैं अगर देहरादून की बात करूं, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनाने की बात देहरादून की आई और उस पर आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी सत्ता के ही विधायक ने, ये जो कंक्रीट प्रदेश बनता है, कंक्रीट शहर बनता चला रहा है, उसके लिए किसको दोषी माना है? संजय जी, जो पहला सवाल आपने पूछा था उसका एक संपूर्ण बात ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी के तहत सब कुछ चलता है। लेकिन जो ये सवाल है बड़ा अहम है कि शहर, हमारे दो मुख्य शहर हैं, देहरादून और हल्द्वानी जी, और हरिद्वार का क्षेत्र। अब ये जो इतनी डेंस पॉपुलेशन यहाँ पर होती है, उसका कारण है कि यहाँ जो शहरी सुविधाएं जो मिलती है व्यक्ति को, क्योंकि हर आदमी जब भी थोड़ा सा अगर वो उसके पास संसाधन होते हैं तो सुविधा की ओर दौड़ता है। तो हमारी बदकिस्मती ये रही कि हम पहाड़ों को सुविधाएं नहीं कर पाए, और शायद यही कारण है हमारा राज्य इसीलिए चला था जब पहाड़ी क्षेत्र विकास से बहुत दूर हो गया था। देहरादून से जब यहाँ का बजट आता था, हरिद्वार से जाता था, तो उसी का संघर्ष हमारे लोगों ने किया, मातृशक्ति अहंकार की, और जिसके बदौलत आज बैठे हैं। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कुछ हमारे सरप्रस्त इसमें संलिप्त रहे हैं, जिनको हमने सरप्रस्त समझा, उन लोगों ने गद्दारी की देश के साथ। राजनीतिक क्षेत्र स्वार्थ जो करेगा, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि बहुत सारे राजनीतिक हैं, उनके यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं, घर हैं, उसको जनता देखती है, उसका दंड भी जनता देती है, क्योंकि जनता की अदालत है, इसमें बहुत ज्यादा बोला नहीं जा सकता। लेकिन हमें और ज्यादा शहर यहाँ पर विकसित करने होंगे, हमें पहाड़ों को फोकस करना पड़ेगा। श्रीनगर है, पिथौरागढ़ है, आपका अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, कुछ ऐसे टाउन हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे जहां पर हमें अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी देनी पड़ेगी, और तब लोग उस तरफ शिफ्ट होंगे। और जो पहाड़ों की कंदराओं में रह रहे हैं उन लोगों का पलायन तो होना निश्चित है, क्योंकि उन पहाड़ों तक भी विकास उतना नहीं पहुंचाया जाता। जहाँ पर एक घर दो घर है, वहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंचाए जाते, वहां पर नहीं। तो जिस प्रकार से अमेरिका और दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में जो विकास होता है, वो एक ही जगह कॉलोनी डेवलप करते हैं, वहां पर लोगों को बसाते हैं, तब जाके दूसरी जगह विकास कर रहे हैं। तो वो हमें भी वो नीति अपनानी पड़ेगी, स्विट्जरलैंड की नीति अपनानी पड़ेगी, वो पहाड़ी से जापान की नीति अपनानी पड़ेगी। तो ये हमारी सरकारों को समझ में आना चाहिए, और मुझे लग रहा है धीरे धीरे जनता भी आईना दिखा रही है और सरकारें भी सचेत हो रही है। दुनिया का विकास हम देखते हैं, आज भारत जिस प्रकार से 5वीं महाअर्थव्यवस्था उभर के आ रहा है, और इसी उसको बनाने का प्रेशर हम पर है, उसको देखते हुए हम जल्दी से सभी क्षेत्रों का विकास सामूहिक रूप से करेंगे और चहुमुखी विकास की ओर रखना पड़ेगा। नवीन जी, एक चीज देखने को या बार बार सुनने को आती है कि भू कानून लाया जाए, पहाड़ का भू कानून। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि देहरादून जैसी सिटी में हिमाचल के, पंजाब के, दिल्ली के लोगों ने फ्लैट ले रखे हैं, ताले बंद हैं, वो आते हैं वीकेंड पे आते हैं, वह भीड़ लेके आते हैं, जिस तरह से आते हैं, तो क्या कोई ऐसी पॉलिसी बने जिससे कम से कम ये भीड़ को रोका जा सके? क्योंकि जो क्राउड या जिस संख्या की हम बात कर रहे हैं, या अभी हमने जैसे मनोज जी से कहा कि 4 आदमी के कमरे में हमने 40 को ठूस रखा है, उस पर कैसे रोक लग सकता है? देखिए, रोक की बात यह है कि लोगों का आना जाना तो रहेगा, अगर उसका को ऊपर ले जाना है और दुरुस्त बनाना है, तो लोगों की आवाजाही होगी। इस बार अगर रिकॉर्ड लोग आए हैं 4 धाम यात्रा में, तो विकास हुआ है, और पर्यटन हमारा मुख्य विकास है। अगर उन्होंने यहाँ पर ट्रेंड लेके हैं, कुछ दिन के लिए आते हैं, तो और भी सारी होती है। लेकिन देश में अब ऐसे रोका नहीं जाता कि व्यक्ति को कहीं लेने से मना नहीं किया, कश्मीर तो है ही, या हम बिल्कुल ही लगा दे। लेकिन जहां तक है हमारी पहाड़ी से कोई तो नियम लगाओगे ना। जी बिल्कुल, जहां तक पहाड़ी से बात है, क्योंकि पहाड़ का जो जिस उद्देश्य से राज्य दिया गया था, उस उद्देश्य की परिकल्पना को बचाना सरकार का दायित्व होता है। तो सरकार कोई न कोई ऐसा नियम निकालेगी, और बहुत जल्दी ही कुछ नियम आएंगे आपके सामने, और आपको लगेगा वास्तव में जो सपना लेकर हम चले थे वो साकार होगा। हम ऐसी स्थिति में हैं, ये मैं कह सकता हूँ। उम्मीद करते हैं, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया टिकी है, उम्मीद पे ही ये प्रदेश बना। तर विश्राम जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि, बड़ा टेक्निकल प्रश्न है, कि जो हम प्लांट वे में निर्माण करते हैं उसमें चूक हुई है?
हम उत्तराखंड में कोई भी चीज प्लानिंग के तहत नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप दिल्ली की तरफ जाइए तो आप देखिएगा कि 3 टनल, जो डाक वाली माता है, वहां पे 3 टनल पैरेलल बन गए, 3 सुरंग। पहली डाट वाली माता का था, उसके बाद कुछ दिन पहले एक बना, अब नया एक बन गया। तो ये जो अव्यवस्था है, या जो आप ये कह लें कि प्लांट में काम नहीं किया जा रहा है, इसकी भी तो जिम्मेदारी किसी को होनी चाहिए। कुछ साल पहले हमें अभी भी याद आ रहा है कि हरीश रावत जी ने बीच वाली सुरंग शायद शुरू कराई थी, और कुछ दिन 7 साल भी नहीं हो, जल्द चुनाव के चक्कर में पूरा तैयार भी नहीं था, उसको शुरू कराया गया, और उसके बाद एक नई टनल सुरंग शुरू हो गई है। तो क्या ये प्लानिंग सही नहीं है इस प्रदेश की? देखिए, कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल भी सही, कुछ चीजें हैं जो अभी सही करनी पड़ेगी तुरंत रूप से, बहुत जरूरी। एक बात इन्होंने कही, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल मैं मानता हूं। और जो इनका पूरा अधिकारी वर्ग है, वो सबसे अच्छी तरह से उसको पता है कि ट्रांसपेरेंसी क्यों, क्योंकि यहाँ के शासन के हाथ में खनन और शराब को लेके कुछ और अधिकार ही नहीं है, बाकी सब दिल्ली। और ये सारा आपके बड़े अधिकारियों को मालूम है, इसलिए बैठ के आपके मंत्रियों को चिल्लाना पड़ता, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पाते। आपने ट्रांसपेरेंसी कही, इसलिए मैं नहीं कर रहा। अब हम आते हैं आपके सवाल। जो मेन मुद्दा है कि अगर हम उत्तराखंड के विकास की बात कर रहे हैं, तो हम देहरादून को उससे अलग करके कैसे ले जा सकते। हम बार बार ये कह रहे हैं कि डेंसिटी पर कैपिटा एरिया, पर किलोमीटर एरिया बढ़ रही है। वो डेंसिटी में बाहर से लोग आ रहे हैं, स्वतंत्र देश से कहीं से भी आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आज भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा कि ये कश्मीर नहीं है, 370 हटाने के बाद भी आप वहां जमीन नहीं खरीद सकते। एनीवे, अभी तो हम यहाँ उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हम उत्तराखंड पे हम जो अभी बात कर रहे हैं वो ये कि बाहर के लोगों को हम नहीं रोक सकते। कोई आता है उत्तराखंड में बसना चाहता है, अच्छी बात है, वो अपनी व्यवस्थाएं करेगा, अपने लिए साधन करेगा, हो सकता है कुछ व्यापार भी करे, हमारे लिए। लेकिन बहुत सी ऐसी भी लोग हैं जो हमारे पहाड़ों से भाग के आए हुए, जो दिल्ली तक नहीं जा पाए। आप सोचिए, उनकी उनकी मनोदशा समझिए, उनकी स्थिति समझिए, उनकी इस समय की सामाजिक स्थिति समझिए। कम से कम उनको उनके ब्लॉक्स में डिपॉजिट करा सकते। बात अच्छी कही गई कि हाँ, हमको और ब्लॉक्स डेवलप करने पड़ेंगे। तो जब ये प्लानिंग होती है तो उन ब्लॉक्स के डेवलपमेंट पे क्या काम होता है, मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या श्रीनगर के लिए कोई एक प्लान लेआउट किया गया था, या सारा कुछ उत्तराखंड में एक स्मार्ट सिटी देहरादून के भरोसे छोड़ा गया था। क्या यही प्लान अल्मोड़ा के लिए कोई डिवाइस किया गया था कि साहब हमारी इधर 4 धाम यात्रा है, तो उधर भी हमारे पास 3 धाम है। हालांकि एक जगह गए थे, वहां जनता का जाना संभव नहीं है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री फोटो खिंचाए थे। अभी जनता का जाना संभव नहीं, हो सकता है हो जाए, हम उसके लिए उनके शुक्रगुजार। फिर भी जब हम एक तरफ एक खोज सकते हैं, तो क्या हम उस तरफ अल्मोड़ा की तरफ दूसरा डेंसिटी नहीं खोज सकते? ये सवाल भाजपा के लिए ज्यादा बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने ही ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता घुलने मिलने लगी है। शायद आपका मतलब सरकार रिपीट कर देने से रहा होगा, मैं भी इसको मानता हूं। अगर जनता ने आपको दोबारा चुना तो जनता का कोई ना कोई भरोसा आपके ऊपर रहा होगा, जो दोबारा उन्होंने आपको चुना। उसके बावजूद अगर आप जब कोई डेवलपमेंट का काम करते हैं तो आप आते हैं और एक घोषणा करके निकल जाते हैं। कहाँ है 7 साल की बात? अगर हम करें, चलिए 5 साल में तो जनता के साथ आप जेल हुए, हालांकि पिछले 10 साल में तो जेल हुए, या कितनों को जेल हुई मालूम है। अभी 5 साल में आप जेल हुए, 2 साल में क्या सरकार ने कोई एक मॉडल रखा? मॉडल छोड़ दीजिए, ये चौथी या 5वीं बहस है जिसमें फिर मैं ये सवाल उठाऊंगा कि अगर हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं, दिसंबर में एक बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं, तो क्या सरकार ने ये कोई प्लानिंग रखी है कि पहाड़ के लिए कितने हमारा इन्वेस्टमेंट आएगा और हमारे शहरों के लिए कितना इन्वेस्टमेंट आएगा? कितने एरिया में हमारे पास प्लांटेशन के लिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है? कितने एरिया में हमारे पास मेडिसिनल इक्विपमेंट या मेडिसिनल जो ग्राउंड मेडिसिनल हमारा जो क्रॉप है उसके लिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है? क्या इन्वेस्टमेंट हमारा उत्तरकाशी, बागेश्वर और अल्मोड़ा जा रहा है? क्या हमारा सारा इन्वेस्टमेंट और हमारा फोकस इसमें है
कि 450 एकड़ का TSDF का लैंड खाली करा लिया गया है। यहाँ पे वो है और थोड़ा आपका ऋषि का उधर है या देहरादून में TSDC खाली करा लिया गया है, वो है IDPL वो है, और उसके बाद थोड़ा सा आपका देख लीजिए रुद्रपुर की तरफ है, थोड़ा सा देहरादून में। अगर आप इन्वेस्टमेंट को इस तरह प्लान नहीं कर रहे हैं, आप किस तरह से कह रहे हैं कि हम देहरादून को स्मार्ट सिटी पर आप आज के हिसाब से व्यवस्था बनाएंगे? आप कह रहे हैं आपके 5 साल बाद व्यवस्था बनाएंगे, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने तो और समय ले लिया कि अभी 10 साल और लगेगा। 10 साल में व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन जब तक आप उस टर्नआउट को यहाँ के लिए नहीं रोकेंगे, आपको लगता है कि यहाँ की कोई व्यवस्था यहाँ के हिसाब से रह पाएगी? अगर आप ऐसा ही सोचते रहेंगे, आज हम 23 साल पे बैठे हैं, कल हम 30 और 35 साल पे बैठे। चलिए, आपके प्रश्नों का जवाब मैं नवीन जी से दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं मनोज जी के पास आऊं। मनोज जी, एनडी तिवारी जी के बाद कोई ऐसा बड़ी सोच का व्यक्ति आपको नजर आया इस प्रदेश में जो सत्ता के शीर्ष पे बैठा हो और जो बार बार आरोप लगता है कि दो ही व्यवसाय यहाँ पे, शराब और खनन, नया कोई आय का नया रिसोर्स क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा? मनोज जी, देखिए संजय जी, जब तक आप पहाड़ के वासियों को फैक्ट्रियों में मजदूर की श्रेणी में रखेंगे जी, सच्चाई ये है, पहाड़ का युवा ठेकेदारी प्रथा पर ही काम करता रहेगा। आप MOU में साइन करवा देते हैं कि पहाड़ के व्यक्ति को हम 8, 8,500, 10,000 रुपए देंगे, उसकी क्वालिफिकेशन गौड़ हो गई, तो वो व्यवस्था, वो फैक्ट्रियां चलेंगी। एनडी तिवारी जी छिटकुल है, एनडी तिवारी जी ने कई जगह तराई में भी अपने कारखाने, पहले भी जब यूपी में रहे तब भी उन्होंने HFD वगैरह खड़ी थी और बहुत अच्छी, बड़ा विजन था उनका, बहुत बड़ा विजन था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ रॉयल्टी खा के ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद होगी। रीजन आज जो 250 करोड़ का व्यवसाय लाने के बाद हमारे पुष्कर सिंह धामी जी कहते हैं 2.5 लाख करोड़, अब वो 1.5 लाख करोड़ हो गया। क्यों? आखिर यहाँ से मोहभंग क्यों बनाए इन्वेस्टर? रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारे जो अफसर साहब MOU साइन करने से पहले वो NOC के फॉर्म लेके आ जाते हैं सामने पे, ये लगेगा, वो लगेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इतना देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा। कहां से? आप कहने को पहले ही सिस्टम, बिल्कुल, और कहने को सिस्टम आपने पहले ही इतने बड़े क्लेम लगा दिए हैं कि आगे बढ़ना ना मुश्किल है। कई चीजें, शराब और खनन की बात आ रही है, आज हर एक यही सपने देखता है कि काश मुझे एक लाइसेंस खनन का मिल जाता, एक शराब की दुकान मिल जाती। और कुछ नहीं। अभी ये देखें कि अभी एक विधायक बाद में बनता, ठेकेदारी पहले ढूंढने लगता है। एक अच्छा डॉक्टर इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि उसने उन जो अवैध शराब बन रही थी प्रदेश में, उन ठेकों पर नजर नहीं रखी। तो ये तो हद, ये देखिए कि मंदिर और विद्यालय से शराब के ठेके की दूरियां बायनोज में क्या है, और यहाँ देखेंगे मंदिर के 4 कदम पे खत्म कर दिया दूरी को। पूरा देवभूमि की सिस्टम खत्म कर दी गई है। और ये सिर्फ ये सरकारी नहीं कर, लेकिन नवीन जी, दोषी कौन है इन सब चीजों का? आप मतलब किसी ने भाजपा पे आरोप नहीं लगाया है और किसी ने कांग्रेस पे आरोप नहीं लगाया है, इन्होंने सारी सरकारों पे आरोप लगाया, दोनों हमारे पैनलिस्टों ने, कि आपने सारे सिस्टम को खत्म, मतलब आप कोई भी चीज है आप उसको इन शराब और खनन के ऊपर ले नहीं जा पा रहे हैं। ये तो एक ज्वलंत मुद्दा भी है और इसका जवाब भी ढूंढना है। लेकिन रविशंकर जी ने कई आरोप आप पे लगाए हैं, तो उसके विषय में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आज विपक्ष तो यहाँ पर है नहीं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिसके वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, और मैं खुश किस्मत हूँ कि मैं आज उनके बीच में हूँ और AIP न्यूज़ पर काफी दिन बाद में आया हूँ। तो मेरा मानना है कि देखो, जब सवाल होंगे तभी आके आपके जो सवाल, आपके जो शब्द हैं, वो हमारे लिए चेतावनी है, हमारे लिए एक मार्गदर्शन है। उसमें हमें उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें आप लोग जो हैं, आप कोई राजनीति से प्रेरित होकर नहीं बोलते हैं, आप दर्द को समझते हैं, उस दर्द को यहाँ बयां करते हैं
और उस दर्द को सरकार को समझना होता है। तो एक सरकार की तरफ से उस पार्टी का प्रतिनिधि होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि उन सवालों का जवाब मैं यहाँ देना चाहूंगा। इसमें एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर हम 8 तारीख का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, उसको लेकर यहाँ की सरकार बहुत कार्य कर रही है। आपने देखा धामी जी पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदेशों में जाकर एमओयू साइन किया। अब ये होता है कि एमओयू साइन करके क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उससे पहले बहुत होमवर्क किया गया है। मैं आपको बताऊं कि हमने 30 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज किया, पॉलिसीज फ्रेंडली डेवलप, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई। 2000 जो पहले कंप्लायंसेस होते थे कि अगर आप बिस्किट की फैक्ट्री खोलें तो आपको ये कंप्लायंसेस होगी, वाटर फैक्ट्री खोलेंगे ये कंप्लायंसेस होगी, तो लगभग 2000 कंप्लायंसेस को हमने हटाया है। और उसके बाद फिर हमने बहुत सारी धाराएं जो वर्षों से आजादी के बाद चली आ रही थी, इंडस्ट्रियल जबकि 1852-53 से जो एक्ट बने थे उनमें जो धाराएं आ रही थी जो अपराध के अधीन आती थी और आदमी थोड़ा समय फंस जाता था, तो अपराध मुक्त करने का काम किया ताकि इन्वेस्टर यहाँ पर अपना काम करे। अब सवाल है कि 13 जिले हैं और रविशंकर ने बहुत अच्छा सवाल कहा किया कि कैसे कैसे होगा। हमने 6000 एकड़ का लैंड बैंक बनाया है। वो लैंड बैंक केवल मैदानी क्षेत्र में नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र में भी है और केवल एक प्रकार की इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ वेलनेस टूरिज्म प्रदेश है, यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दिया जाएगा और बहुत सारी जो क्रॉप है हमारी फसलें उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो एक कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब सरकार का विजन इस तरह से जा रहा है कि बैलेंस डेवलपमेंट पूरे पहाड़ का हो और जहां जहां जिस प्रकार से जो उसका सर्वे किया जाता है, मिट्टी का सर्वे होता है, कहाँ कौन सी फसल हो सकती है, क्षेत्र का है कि कहाँ पर कितनी जमीन हमें मिल सकती है, किस प्रकार की वहां पर इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, और बहुत हैवी इंडस्ट्री पहाड़ों में नहीं जा सकती है। तो सबसे पहले विकास का सबसे प्रथम जो मार्ग होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन। तो आप देखते हैं कि हमारी सरकार ने दिल्ली से देहरादून पूरी 2.5 घंटे की तरफ चार धाम यात्रा के जो रूट है उसमें से हमें बहुत, आज हमसे उत्तरकाशी से आसानी से सामान मंगा सकते हैं, हम चमोली से सामान मंगा सकते हैं, हम हमारी आज बागेश्वर ग्वालियर की दूरी कम हो गई है। तो ऐसी कई रूटों पर काम हो रहा है ताकि फैसिलिटी प्रोवाइड हो और विकास करना पड़ेगा। विकास के लिए थोड़ा सा तकलीफ एक बार होगी, 1-2 साल होगी, लेकिन उसके बाद इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट उत्तराखंड पर पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार, धामी सरकार का विजन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो विजन विकास को लेकर है वो अभूतपूर्व है, इसका कोई वो नहीं कर सकता और बहुत रचनात्मक तरीके से हो रहा है। हालांकि विपक्ष कभी कभी उसमें सवाल उठाता है, आज विपक्ष नहीं है मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो विशेषज्ञों ने बताया वो हमारे लिए मार्गदर्शन है, हमारे लिए एक आईना है और उसको हम बिल्कुल पॉजिटिव लेते हैं। कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस जनता को बताना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिर सरकार है, जो इस प्रदेश के लिए काम करने है, मैं उसको देखते हुए कह सकता हूँ कि हम अपने शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने का सपना साकार करने वाले हैं। कुछ समय बाद ये हो जाएगा और 2025 में जो माननीय मुख्यमंत्री ने लक्ष्य रखा है उत्तराखंड इस देश का अग्रणी राज्य हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमें आगे उद्योग धंधों के लिए प्रेरित होना चाहिए। छोटे लोगों के जब यहाँ पर बड़े इंडस्ट्री आएंगे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, बाहर के इन्वेस्टर यहाँ पर आएंगे, जब कंपनियां खुलेगी तो 10 और छोटे मोटे उद्योग उनके साथ खुलेंगे, वो हमारे लोग लगाएंगे, उनमें रोजगार मिलेगा, रोजगार भी देंगे, रोजगार बनाएंगे। तो ऐसी कोई हम यहाँ पर सोच रहे हैं, हम सर्विस माइंडेड ना होकर अब जो बिजनेस माइंडेड की तरफ बढ़ रहे हैं, ये उत्तराखंड प्रगति का एक नया आयाम होगा, नया चक्र। रविशंकर जी, बार बार ये कहा जाता है कि औद्योगिक पैकेज मिला और उसे कांग्रेस सरकार ने खत्म कर दिया। ठीक है, कांग्रेस सरकार के दौरान खत्म हुआ, फिर कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही और ऊपर भी सरकार रही, डबल इंजन की सरकारें रही, तो कभी प्रयास इन लोगों ने नहीं किया जिनकी सरकारें दोनों जगह रही, कांग्रेस की भी रही। आपको याद होगा जब यहाँ पे एक ऐसा भी दौर था कि यहाँ भी कांग्रेस की सरकार, ऊपर भी कांग्रेस की सरकार, आज है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ भी है, ऊपर भी है। उस औद्योगिक पैकेज को वापस लाने का क्यों प्रयास नहीं किया जा रहा है जिससे इस प्रदेश का विकास हो? देखिए, मेरा कहना स्पष्ट है, मैं बार बार कहता हूँ 23 साल जो कुछ भी हुआ है उसका क्रेडिट अगर लेना है तो उसका डिस्क्रेडिट कांग्रेस और भाजपा को नाम ही जाता है। आप इंचार्ज, मैं मेन मुद्दा, आप अगर कुछ करना चाहते तो आप सीधी बात, आप हमेशा कहते हैं हम 5वें अर्थव्यवस्था है, बहुत अच्छी बात, जरा उसके साथ ये भी बता दीजिए कि पर कैपिटा इनकम में हम 100वीं जगह पे। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है रोजगार, मुद्दा ये है हमारे पास कि बाहर से व्यवस्थाएं आएंगी, कहाँ पे आएंगी, किस जगह पे आएंगी। बहुत अच्छी बातें बताई गई कि कुछ चीजों को खत्म कर दिया गया है। क्या ये चीजें डिवाइस नहीं हो सकती थी कि अगर एक स्कूटर फैक्ट्री लगनी है
तो स्किलिंग का काम सपोज करिए हल्द्वानी में लगनी है, तो एक स्किलिंग का काम जिसके लिए स्कूटर की कंपनी से काम हो सकता था कि किस तरह का काम आपको चाहिए, आप वहां लगाने वाले, तो उन विजन्स के साथ अगर आता तो हमारा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, जो उन्होंने बहुत सही रूप से कहा कि हम क्या बन के रह गए हैं, हम एक ठेकेदार और सर्विस प्रोवाइडर उनके लिए बन के रह गए हैं, हम उन उद्योगों में शामिल हो ही नहीं पा रहे। कैसे हो पाएंगे जब हम स्किलिंग पे काम प्रॉपर रूप से कर ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये आनंद बहुत अच्छा हुआ आया, मैं उस पर बोलना ही नहीं चाहता, मैं बोलूंगा बहुत लंबा समय लग जाएगा। 1.5 लाख कहाँ से आया, कौन सा इन्वेस्टमेंट हरिद्वार से लंदन में हुआ और कौन सा गाजियाबाद से लंदन में हुआ, मेरा होता सिर्फ इतना है, सरकार कुछ कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन सरकार को करना क्या चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, जिससे हम पहाड़ी लोगों का भी कुछ भला हो। अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट सबमिट कर लीजिए, पहला तो है नहीं, अभी तो बहुत लंबा है, अगला भी करेंगे। एक प्लान कीजिए कि क्या हम कौन कौन सी इंडस्ट्री, आज ही से प्लान कीजिए, तो उतने सारे लोग आए, सबके साथ तो हो नहीं जाएगा। आप एक LOI ले लीजिए, LOI लेने के बाद आप उनसे बात कीजिए कि भाई साहब आपको कौन कौन सी इंडस्ट्री किस किस जगह पे चाहिए, किस किस तरह का लेबर चाहिए, हम वो लेबर अपने यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, उसकी स्किलिंग हम प्रोवाइड करेंगे। जब तक हम इस तरह के समावेशी नहीं होंगे, ये जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जैसे 70,000 करोड़ के जमाने में कहा गया, 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी सड़क पे नहीं दिख रहा है। जरूर होना चाहिए जिससे पहाड़ियों का भला हो। हम हमेशा सरकार के या सरकारों के साथ। अंतिम प्रश्न का अंतिम पूरे जो आज का डिस्कशन था उस पर मैं एक कमेंट लेना चाहूंगा मनोज जी से। मनोज, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर की बात हुई, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मुझे उस समय याद, जब IDPL की बात हुई का मुझे याद था कि इस पर मुझे भूलना है, लेकिन भूल गया। मुझे पिछली सरकार में कैलाश जोशी, जो पूर्व में वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के सलाहकार, जो कंप्यूटर भारत में लाए, उनको मैंने सतपाल महाराज जी से बुलाया। सतपाल महाराज जी ने पूछा था कि आप पहाड़ के लिए क्या, तो उन्होंने कहा आप बताइए मुझे क्या करना। उन्होंने कहा कितने अरब चाहिए, कितने अरबों की बात होगी, थोड़ा आइडिया मुझे कौन दीजिए और बताइए कि कितना रोजगार चाहिए। हर साल 5,000 लोग मैं लगाऊं, लेकिन शर्त ये होगी कि वो कमीशन खोर एक नहीं चाहिए। चलिए, सही बात। धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद नवीन जी और धन्यवाद रविशंकर जी। मुद्दे बहुत है, लेकिन इस राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस राज्य उद्देश्य को लेकर के ये राज्य बना, वो उद्देश्य कैसे पूरा, कब वह शख्स सत्ता के उस शीर्ष पे बैठेगा और हर पहाड़ी के लिए सोचे। मैंने कहा आपसे कि 90 का दशक था, लोग सोचते बेरोजगारी दूर होगी, संसाधन जुटाए जाएंगे, स्वरोजगार जुड़ेगा, रिवर्स पलायन होगा, लोग जो विदेशों में हैं, दूसरे जगहों पे हैं, पहाड़ पे आएंगे, पहाड़ गुलजार होगा। लेकिन आज कुछ नहीं दिखता। आज पहाड़ वीरान हो रहे हैं, पहाड़ के घर में ताले लगे हुए हैं, कोई है नहीं। इन्हें कब दूर होगा इसे देखना होगा। लेकिन इन सबके साथ हमें उत्तरकाशी में 41 श्रमिकों के लिए भी भगवान से ये मानना पड़ेगा, ये भगवान से चिंता जो हम लोगों की बनी हुई है, भगवान से हम ये मना है कि कल जब हम पुनः इस परिचर्चा में, इस डिबेट में बैठे, तब तक वो अपने परिजनों के साथ। धन्यवाद देते रहिए।